एक प्रिवेस्ट डेनप्रो करके एक फार्मा की कंपनी है जो कि डेंटल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। बेसिकली ये कंपनी क्या करती है कि चाइना से रॉ मटेरियल मंगाती है और इंडिया में जो जम्मू कश्मीर में इसका प्लांट है वहाँ पर इसके डेंटल की प्रॉब्लम से जो आइडेंटिफिकेशन होता है और जो ट्रीटमेंट होता है उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो मार्च 2024 में जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था तो तब जब इस कंपनी का रिजल्ट आया था तो वो लगभग 30% के अप्रोक्स ग्रो की थी और 700 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। 40 के आसपास इसका पी होगा और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी लगभग ऐसे 20% के करीब है इसका। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगा था कि कोई कंपनी 35% या 30 के करीब ग्रो कर रही है। उस साल जब इसका Q4 का रिजल्ट रहा था तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लगभग 30% के हिसाब से इस फाइनेंशियल 25 में ग्रो करेंगे। तो जब Q1 का इसका रिजल्ट आया था तो वो अच्छा नहीं रहा था, वो ऐसे ही 12 से 15 के बीच में परसेंट से ग्रो की थी कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ था। तो उस टाइम मैनेजमेंट ने बोला था कि बेसिकली ये 3 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, एक पेरू हुआ, दूसरा अर्जेंटीना हुआ, एक कंपनी और है जिसका मुझे नाम याद नहीं है। तो इन्होंने बोला था कि पेरू में प्रॉब्लम थी, हाँ वहाँ पे थी क्योंकि उसकी करेंसी डेप्रिसिएट कर रही थी और अर्जेंटीना में उस समय पे काफ़ी दिक्कत हुई थी। जब ये वर्ल्ड कप जीता था तो आपको याद हो कि बहुत सारी फ्री बीज से रिलेटेड चीज़ें गवर्नमेंट ने वहाँ पे बैन लगाया था क्योंकि उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट कर रही थी। अभी अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छा है और बहुत काफ़ी रिकवरी कर चुकी है। तो इन्होंने बोला था कि इस वजह से हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो डाउन हो गई है क्योंकि मैक्सिमम हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो डेंटल से रिलेटेड जितने भी डेंटिस्ट हैं यहाँ पे आगरा के अंदर, मैंने एक दो से पता किया था तो उन्होंने बोला था कि इसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मतलब लो क्वालिटी का, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने जो अपना डिसीजन था इसमें इन्वेस्ट ना करने का रखा था। तो देखो, जनरली अगर आपको किसी कंपनी को अवॉइड करना हो तो क्या करना है आपको। जो इसका मैनेजमेंट था उसने बोला था कि 2025 में हम 30% के हिसाब से ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप इसका Q1 का रिजल्ट आया तो इसने बोला कि हमारा एक्सपोर्ट इसलिए अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि वो 2 कंट्री थी उनमें दिक्कत प्रॉब्लम थी, पेरू और अर्जेंटीना में। लेकिन अभी आप देखेंगे तो वहाँ पर इकोनॉमी स्टेबल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है। अभी नवंबर में इसका Q2 का रिजल्ट आया था तो फिर से इसका जो रिजल्ट आया वो 12.5% के हिसाब से इन्होंने Q2 में इन्होंने लगभग ग्रोथ दिखाई है। तो मैनेजमेंट का क्या क्या बोल रहा था कि हम 30% से ग्रो करेंगे, लेकिन रिजल्ट कितना आया 12% 13% के बीच में। तो देखो, जब मैनेजमेंट कोई गाइडलाइन फ्यूचर को लेके दे रहा है, मान के चलिए किसी बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, ठीक है, और उस बिजनेस को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो उसके मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से पता रहता है। तो उसी को एंटिसिपेट करते हुए वो हमेशा एक अपनी गाइडलाइन, एक टारगेट या फोरकास्ट करते हैं। अगर वो टाइमलाइन, वो गाइडलाइन या फोरकास्ट मैच नहीं कर पा रहा मैनेजमेंट, तो इससे सीधा सीधा क्लू ये मिलता है कि वो या तो इनसफिशिएंट है या जो चीज़ टारगेट वो सेट कर रहे हैं वो बस हवा में सेट कर रखे हैं उन्होंने। तो इस तरीके का जब कोई मैनेजमेंट होता है जो अपनी गाइडलाइन दे रहा है फ्यूचर को लेके या जो टारगेट दे रहा है और उस हिसाब से अगर उसका रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो ऐसी कंपनियों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो मैं इसका थोड़ा और ज़्यादा एनालिसिस किया था। जैसे मान के चलिए उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो लोग होते हैं जो उसमें डील कर रहे होते हैं, आप एक बार उनसे कांटेक्ट करिए या उनसे डिस्कस करिए, उसके बारे में बात करिए, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि ये बुल रन है। तब से मैंने जब से ये देखा था लगभग 350 के करीब शेयर था, अभी लगभग डबल होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि रिटेलर्स इसमें भरे पड़े हुए हैं। लगभग 25% के करीब रिटेलर है, बाकी का प्रमोटर के पास शेयरिंग है। अभी डीआईज एफआईज का इसमें कोई भी 1% भी शेयर नहीं है इसके अंदर। तो आप हमेशा किसी कंपनी में जब भी इन्वेस्ट करना चाहें एक बार ये जरूर देख लें कि मैनेजमेंट क्या गाइडलाइन दे रहा है और उसी के हिसाब से उसमें अपनी पोजीशन बनाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।